Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2020 में आई हुई साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी द ग्रज को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 4.3 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 20% फ्रेश है। इस मूवी में हम लोग एक नए कर्स को फॉलो करेंगे जो काफ़ी लोगों के लाइफ्स को इन्फेक्ट करता आता है जब वो लोग उसको इनकाउंटर करते हैं, जिसके एंड में सारे लोग ही काफ़ी बेरहमी से मर्डर करके मार दिए जाते हैं उन भूतों के हाथों। जब इस मूवी का इंटरनेट पे रिव्यू आया था तो लोग बोल रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा बेकार मूवी है और ये इसको देख के एज सच कोई डर भी नहीं लगता है, मगर मुझे लगता है कि वो ये मूवी इतनी ज़्यादा भी बुरी नहीं है जितना लोग उसको बोल रहे हैं। वैसे ट्रस्ट मी, मैंने इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बुरी मूवीज़ देखी हुई हैं जिसको मैंने एक बार को एक्सप्लेन तक करने का नहीं सोचा है, तो उस हिसाब से ये ठीक है। अगर यूएस वाले मूवीज़ वाले सीरीज़ की अगर हम बात करें जो ग्रज वाले हैं, तो उस हिसाब से ये वाली मूवी उतनी अच्छी नहीं है, मतलब कि एक्चुअली अच्छी है ही नहीं। जो फर्स्ट वाली मूवी आई थी वो सबसे ज़्यादा अच्छी थी। दूसरी वाली जो थी दैट वाज लाइक ऑल ओवर द प्लेस, कुछ सेंस नहीं बन रहा था। तीसरी वाली जो थी वो एकदम ही महाबकवास थी, उसके तो बारे में मतलब बात ही नहीं करा जाए। तो ऑब्वियसली इस मूवी में कुछ ज़्यादा मेरे को एज सच एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि अब जब अचानक से ये वाली मूवी ऐसा क्या कर जाएगी, जब पूरी सीरीज़ ही देखा जाए तो हिट और मिस वाला ही रहा है। तो इस मूवी में कुछ नया नहीं दिखाया जाता है, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। और इसको ना 2-3 साल बाद ही ग्रज 3 के रिलीज़ कर देना चाहिए था, क्योंकि जो इंतज़ार करा जाता है ना नेक्स्ट मूवी के आने का, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और ये मूवी ना 10 साल के बाद आई थी, तो पूरी एक्सपेक्टेशंस जो थी ना इस मूवी से एकदम ही डाउन द ड्रेन चली गई। एंड ऑल्सो मैं आपको ये भी बता देती हूँ एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले कि ये जो मूवी है ना वो कैसे कहानी प्रेजेंट कर रही है ना, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मतलब फिल्म बनाने वालों ने ना सेम तरीका इस्तेमाल करा हुआ है जो उन्होंने सारी मूवीज़ में बेसिकली पहली और दूसरी वाली में यूज़ करा था सस्पेंस बनाने के लिए एक्चुअली, जो उसमें अच्छा था क्योंकि वो सस्पेंस बनाना चाह रहे थे, पर इसमें ना वो एकदम ऑपोजिट ही हो गया। अब मूवी की कहानी पे आते हैं, तो हमारी जो कहानी है वो ओरिजिनल वाली ट्रियोलॉजी के सिंक में ही है, जहां हमको 2004 का टोक्यो दिखाया जाता है और उसका टाइम फ्रेम जो पहली वाली मूवी का था वही होता है, बल्कि ये कैरन की कहानी के जस्ट पहले हुआ था। वो जो कर्स्ड घर होता है उसके बाहर फियोना यूको को कॉल कर रही होती है। अगर आपको याद हो तो वो कायोको का पहला विक्टिम रह चुका है 2004 वाली ग्रज में। फियोना को देख के लगता है कि वो थोड़ा कंसर्न्ड है और उसको ना अंदर से बड़ी गड़बड़ी वाली फीलिंग आ रही होती है। वो सॉरी भी बोलती है कि उसको जाना है इस वजह से, मगर वो जोर देती है कि उसको वापस यूएसए जाना तो पड़ेगा ही। और अब वो जब उस कर्स्ड घर के अंदर चली जाती है तो वो जो इविल स्पिरिट होता है वो उससे ना खुद को अटैच कर लेता है। एटलीस्ट जो कायोको है वो तो अटैच कर लेती है, और हमको ना वो उसके पीछे खड़ी हुई दिखाई भी देती है जब फियोना फोन पे बात कर रही होती है। फियोना वापस पेंसिल्वेनिया आ जाती है जहां उसका हस्बैंड और उसकी बेटी से उसकी मुलाकात होती है, मगर हमको मालूम है कि आगे क्या ही होने वाला है। वो कर्स अभी भी उससे जुड़ा हुआ है और कायोको उसको धीरे धीरे वायलेंट कर देती है, जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड को मार डालती है और अपनी बेटी को डुबा देती है, जैसे टोशियो के साथ हुआ था। इस सब के बाद वो खुद को भी मार डालती है। इस सब की वजह से लैंडर्स के घर में एक नया कर्स पैदा होता है जो टाइम बीतते बीतते और लोगों को भी मार डालता है जो भी उस घर के अंदर आता है। मगर इस चीज को लेके ऑलरेडी कुछ चीजें काफी ज्यादा पहले से ही अजीब हैं, जैसे कि फियोना टोक्यो में क्या कर रही है नर्सिंग स्टूडेंट की एक्टिंग करते हुए। मतलब कैरिन और योको का तो यंग है समझ में आता है, बट फियोना की तो पूरी की पूरी फैमिली यूएस में है और वो एक्चुअली में नर्स के लिए भी उसकी उम्र ज्यादा है, तो वो एक्चुअली में जापान में अपने फैमिली के बिना कर क्या रही है। ऐसा लगता है कि फिल्म मेकर्स को किसी न किसी तरह से एक ऑब्लिगेशन था कि वो पहले वाली मूवी से इसको कनेक्ट कर दें, मगर ज़्यादा आसान स्टोरी प्लॉट मेरे हिसाब से ये होता कि अगर वो लोग कंटिन्यू रखते शिकागो वाला कर्स जो ख़त्म हुआ था ग्रज 3 के बाद। ऑल्सो कायोको का इस पूरे मूवी में ना ऐसा लगता है कैमियो अपीयरेंस है, मतलब वो कब आती है कब चली जाती है पता ही नहीं चलता, और ये चीज़ ना अपने में ही बहुत बड़ी गलती करी है इन्होंने। अब लैंडर्स फैमिली वेंचफुल स्पिरिट वाला रोल करने वाले हैं और वो कहीं से भी किसी भी हिसाब से उतने डरावने होते ही नहीं है जितने कायोको हुआ करती थी। वो नॉर्मल पोजेस्ड हुए हुए जो मॉन्स्टर्स टाइप होते हैं जो हमें हमेशा ही हर मूवी में दिखते हैं वैसे ही हैं, और एकदम कुछ यूनिक है ही नहीं। इसको ग्रज बोला ही क्यों जा रहा है जब इसमें कायोको ही नहीं है, मतलब ग्रज इज इक्वल टू कायोको, राइट। अब इसमें ऐसा लगता है कि मरते समय जैसे सबका ही गला टूटा हुआ है, मतलब कि जब कायोको का वो जो उसका आइकॉनिक वॉइस है जो ग्रज में कायोको का है वो सिर्फ कायोको से एसोसिएटेड इसलिए है क्योंकि वो मरते समय उसका गला टूट गया था तो वो ऐसी आवाज़ें करती थी। पर इस मूवी में मरने के बाद सभी वैसी आवाज़ें क्यों कर रहे हैं, मतलब गला टूटने से तो सब मरे ही नहीं है, तो उनकी आवाज़ें ऐसी क्यों आ रही हैं।
एंड मोर ओवर एक और चीज़ है कि वो जो बाटव वाला सीन है या बालों में से जो हाथ निकलने वाला सीन है, वो सारी चीज़ तो ग्रज से रिलेटेड है। और ये इसमें जब ग्रज मतलब अगेन कायाको, और इसमें कायाको है ही नहीं, तो वो सब सीन्स को भी इसमें रखने का क्या मतलब बनता है। अब हमारे ओपनिंग के बाद हम लोग हमारे कैरेक्टर से मिलते हैं जो अलग अलग टाइम्स में होते हैं, 2004 से लेके 2006 के बीच में, जो अपने आप में जो कर्स होता है वो इस टाइम पीरियड को क्लेम किया हुआ होता है। वहाँ मैरिड रियल एस्टेट एजेंट्स पीटर और उसकी वाइफ नीना स्पेंसर जो होते हैं, वो अपने पहले बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। वो लोग वहाँ आते हैं। उनको बुरा न्यूज़ तब आता है जब उनके बेबी के साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, और ये ऐसा प्रॉब्लम है जो बेबी को पैदा होने के कुछ सालों के बाद मार डालता है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, बेबी का मरना पक्का है। ऑल्सो ना एक और चीज़ बताऊँ, एक सेकंड के लिए, बस एक सेकंड के लिए ये सुन लो आप कि ना इस मूवी में ऐसा लग रहा है कि हर इंसान की ना अराउंड डेथ ही है। मतलब कि घर में शिफ्ट होने से पहले से ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ डेथ या मरना या कुछ ना कुछ सैड चीज उनके अराउंड चली रही है। अब 2005 में एक नया कपल आता है उसी घर में रहने, लार्सन फैमिली के बाद, जो अपने में ही डूम्ड है क्योंकि वो उस घर के अंदर आके रहने लगे हैं। और हमारे सबसे मेजर प्लॉट जो है मूवी का, वो 2006 में वो हमारे डिटेक्टिव मल्डन को फॉलो करते हुए होता है, जो अचानक से उस घर के केस में आ जाती है। उसके हस्बैंड की हाल ही में डेथ हुई होती है और वो नई जगह पे, मतलब उस नए शहर में इसलिए शिफ्ट की होती है क्योंकि उसको एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए। वो डिटेक्टिव गुडमैन के साथ काम करती है और उसकी माँ की भी हाल ही में डेथ हुई होती है, और उसके पहले वाला जो पार्टनर है वो भी मोस्ट लाइकली मर ही गया है। अब वापस 2004 में अगर लैंडर्स फैमिली जब वो बुरे वाले भूत बन जाते हैं, उसके टाइम पे हमको मालूम चलता है कि वो मर्डर्स होने से पहले से ही वो लोग अपने घर को बेचने का सोच रहे थे। पीटर आता है कुछ सिग्नेचर्स लेने के लिए और दरवाजे पे जब नॉक करता है तो कोई जवाब नहीं देता, तो वो बेवकूफ़ों की तरह घर के अंदर चला जाता है। वहाँ उसको कोई भी नहीं दिखाई देता है, तो वो बाद में वापस आने का सोचता है। मगर अब जब वो कर्स उससे जुड़ चुका है क्योंकि अब वो घर के अंदर आ चुका था। जब वो वापस आता है वहाँ पे तो उसको मेलिंडा मिलती है, जो प्रिटेंड करती है कि वो घर में अकेली है कुछ समय से। एंड पीटर को लैरिसन फैमिली का भूत हर जगह दिखाई देता है, जिसके बाद वो कैंची से अपनी बीवी को तो मार ही डालता है और खुद को भी बाथटब में डुबा के मार डालता है। इसके बाद कर्स अगले लोगों पे जाता है जो घर लेते हैं, जिनका नाम होता है मैथेसन्स। और ये चीज हमको अब हमारे प्रेजेंट वाले स्टोरी से आके कनेक्ट कर देती है मदसन के साथ, जो 2006 में हुआ है। वो धीरे धीरे अनकवर करती है कि वहाँ क्या एग्जैक्टली उनके घर के अराउंड चल रहा है। और ट्रेल शुरू होता है तब हमारा, जब वो और गुडमैन एक टूरिस्ट की बॉडी का उनको मालूम चलता है कि जो कार क्रैश में पड़ी हुई है काफ़ी टाइम से, क्योंकि सर्दियों की वजह से वो अब तक अनकवर नहीं हुई थी। एक औरत लॉर्ना एक तरह की सेलिब्रिटी होती है जो लोगों को असिस्टेड सुसाइड में हेल्प करती है, जैसे उसने फेथ के साथ भी करा हुआ होता है, और उसको उसके हस्बैंड ने एक्चुअली हायर किया हुआ होता है। और यही चीज उसको मैथेसन फैमिली के पास वापस से कनेक्ट करके ले आता है। ये चीज जो है वो गुडमैन को बताती है, तो वो एकदम रिलक्टेंट होता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो इस चीज को आगे इन्वेस्टिगेट करे, मगर वो अपनी मर्जी से फिर भी ऐसा करती है। दरवाजे पे एज यूजुअल जब कोई जवाब नहीं आता तो वो अंदर जाती है और उसको फेथ मिलती है, जो एकदम ही मेंटल ब्रेकडाउन के स्टेट में होती है, और वो पागलों की तरह चिल्ला रही होती है और बोलती है कि उसने अपनी उंगलियां खुद ही काट डाली हैं। अब इतना अगर आपके लिए काफी नहीं है तो मैं आगे ये भी बता दूं कि उसके हस्बैंड की बॉडी एक सोफे पे बैठी हुई उनके लिविंग रूम में मैगट से भरी हुई मिलती है। और अब हमको मैथेसन फैमिली का जो पूरी बैकग्राउंड की कहानी है वो हमको मालूम चलता है। मिस्टर मैथेसन ने मूडी को हायर करा हुआ होता है उसकी वाइफ को पास ऑन होने में मदद करने के लिए, जो ऊपर से देखने में तो लगता है कि वो ठीक है, बट उसको रियलिटी से एकदम अपने परे होती है। मतलब कि उसको मालूम ही नहीं चलता है कि क्या रियलिटी है और क्या नहीं, और वो किसी इमेजिनरी इंसान से बात कर रही होती है। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कंसर्न वाली होती है मिस्टर मैथेसन के लिए, मगर वो किसी इमेजिनरी इंसान से एक्चुअली बात नहीं कर रही होती है, वो मेलिंडा के भूत से एक्चुअली बात कर रही होती है। एंड उसके हस्बैंड का कंसर्न होना काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है यहाँ पे, और उसकी वाइफ की सफरिंग को बेसिकली ख़त्म करने के लिए उसने मूडी को हायर करा हुआ होता है। अब आगे क्या होता है कि उन भूतों ने ना मूडी को बहुत ही ज़्यादा डरा दिया होता है, और उस वजह से मोस्ट लाइकली उसकी गाड़ी का क्रैश हुआ होता है और फेथ अपने हस्बैंड के एकदम अगेंस्ट हो जाती है। 2006 में वो लोग फेथ को हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं, मगर फेथ सीढ़ियों से कूद के अपनी खुद की जान ले लेती है। अब कंसर्न्ड होके ये जो केस है वो गुडमैन से वो डिस्कस करता है, और वो धीरे धीरे अपने पुराने पार्टनर के बारे में भी ओपन अप होने लगता है और बताता है कि उसको लैंडर्स फैमिली के जो मर्डर था उसको इन्वेस्टिगेट करने को दिया गया था।
गुडमैन को हमेशा उस घर के अंदर जाने में काफी अजीब सी फीलिंग होती थी, मगर उसके पार्टनर को नहीं होती थी, और वो अंदर गया और स्पिरिट्स की वजह से वो पागल हो गया। और एक दिन हर चीज खत्म करने के लिए वो अपने आप को गोली तो मारता है, बट वो मरता नहीं है, और वो अब साइकेट्रिक हॉस्पिटल में पूरी अपनी लाइफ के लिए वहाँ बंद है। मिल्डन उसको मिलने जाती है और वो उसको अब तक जितना भी उसने चीजें इन्फॉर्मेशन हर चीज इकट्ठा किया हुआ होता है उस केस के बारे में वो सारी चीज उसको बताता है। कर्स के बारे में भी बताता है और उस फैमिली के बारे में भी बताता है, और ये भी बताता है कि वो जो कर्स है वो एक्चुअली उस घर से अटैच्ड है। अब आगे स्पिरिट्स को नहीं देखने के लिए ना विल्सन अब एकदम से एक्सट्रीम पे चला जाता है और अपनी आंखों के जो मतलब आई बॉल्स होते हैं ना वो एकदम ऐसे निकाल लेता है जिससे वो उनको देख ना पाए, बट एक्चुअली में ना ये काम बिल्कुल भी नहीं करता। अब नई सच्चाई को जानने के बाद मुल्डन फील करती है कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं बचा है और उसको पहले के तरह ही बाकियों ने जैसे करा था पहले उस घर को आग लगा के कर्स खत्म ही करना होगा और कि उसके पास चॉइस नहीं है। मगर जैसा कि हमको मालूम है कि ऐसा पॉसिबल होना है ही नहीं, और हमको ये भी मालूम है कि वो जो कर्स है ना वो स्पेंसर वाले घर में भी ऑलरेडी फैल चुका है। आगे जब वो जाती है वहां आग लगाने के लिए तो स्पिरिट्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो पूरी जगह में आग में जलने लगती है तो उसका बेटा बिली, जिसको उसने गाड़ी में स्ट्रिक्टली बैठे रहने को बोला होता है, वो वहां पे आता है और उसकी आईज वो बंद करने को बोलती है और 5 तक काउंट करने को बोलती है। अब यहाँ मुझे मतलब एक बात बताओ आप कि अगर वो बच्चा उस घर में आया ही नहीं है तो उसको अपनी गाड़ी में वहां तक लेकर आना ही क्यों है? मतलब वो गाड़ी में घर के जस्ट बाहर बैठा हुआ ज्यादा सेफ होगा या फिर घर से बहुत ज्यादा दूर अपने घर में ज्यादा सेफ होगा? मतलब उसको वहां वो लेकर आई ही क्यों है? आगे वो आग लगा देती है और जब हम आगे टाइम में जंप करते हैं तो हमको मालूम चलता है कि दोनों के लिए सारी चीजें अब काफी ज्यादा सही हैं। बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता। वो जब स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है तो वो उसको हक करती है, और जो असली वाला बिली होता है वो नीचे हॉलवे या कॉरिडोर जो भी आप समझो उधर से बाय बोलते हुए जाता है और गेट से बाहर निकल जाता है। मतलब ये हुआ कि जिसको उसने हक करा हुआ है वो एक्चुअली में मिलिंडा है, जो इसने बिली के कपड़े पहने हुए होते हैं, और वो मेल्डन को अटैक करके उसे घसीटते हुए ले जाती है और मूवी खत्म हो जाती है। ये ऐसी एंडिंग है जिसके एंड में कोई भी सरवाइव नहीं करता है, और अगर आपने सारे और सीरीज में मूवीज देखे हुए हैं पहले ग्रज वाले तो आपको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पहले से ही ऑब्वियस लग रही होगी। और मूवी का सबसे बड़ा रीज़न फेल होने का यहाँ पे ये भी है कि उन्होंने अपने फ्रेंचाइज में जो चीज़ें होती हैं ना उसको वो उन्होंने यहाँ रखी ही नहीं है, ना ही मूवी की जो एक्चुअल ग्रज वाली चीजें हैं वो उन्होंने डिलीवर करी हैं, जैसे कि कायाको। और एक बार को मैं समझ भी अगर लूँ ना कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस चीज से या फिर वो चीजें चेंज करना चाहते हैं और नए विलन्स को लाना चाहते हैं तो लाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट कम से कम फिर वो जो कायाको के सिग्नेचर चीजें हैं ना उसको तो मत रखो ना एटलीस्ट। एनीवेज, अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन और लंबा चौड़ा सा रैंट अगर पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।